आज हम आपको गार्सनर-किल्लर सेल की मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ाएंगे। तो आप सब लोग बोर्ड पर देखिए, हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। सो लुक एट द बोर्ड। Merits of Garsner-Hiller process। बच्चों, कल गार्सनर-किल्लर प्रोसेस आपको पढ़ाया था। आज हम आपको इसकी मेरिट्स पढ़ाएंगे और डीमेरिट्स पढ़ाएंगे। तो पहले इसकी मेरिट्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो पहला पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं। इट इज अ rapid and very efficient process। बच्चों, गार्सनर-किल्लर प्रोसेस एक बहुत ही तेज और एफिशिएंट प्रोसेस है, गिविंग प्रोडक्ट्स ऑफ हाई प्योरिटी। बच्चों, 99.99% प्योर प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल होते हैं गार्सनर-किल्लर प्रोसेस से। गार्सनर-किल्लर प्रोसेस एक बहुत ही रैपिड और एफिशिएंट प्रोसेस है और इससे बनने वाला NaOH ऑलमोस्ट 100% प्योर होता है, यानी इंतहाई प्योर प्रोडक्ट गार्सनर-किल्लर प्रोसेस से हासिल होते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज है रीयूज and recycling of mercury after resaturation। बच्चों, जैसा कि आपको याद है कि मर्क्यूरी जो है वो रीजनरेट हो गया था इस प्रोसेस में। मर्क्यूरी रीजनरेट हो गया था इस प्रोसेस में। सो मर्क्यूरी को हम दोबारा मर्क्यूरी के साथ रीसैचुरेट करके इसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। इस तरह हमें कैथोड बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा और हमारा कैथोड जो है वो खराब नहीं होगा और वो डीके नहीं होगा। सो मर्क्यूरी को हम बार बार रीसैचुरेशन के जरिए रिसाइकल कर सकेंगे, रीयूज कर सकेंगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, Na positive ions are discharged। डिस्चार्ज का मतलब है टू गेट न्यूट्रल, यहां पे मतलब है टू रिड्यूस। सोडियम आयंस आर डिस्चार्ज in preference to H positive ions, in preference to H positive ions, यानी सोडियम आयंस H पॉजिटिव आयन के मुकाबले में पहले रिड्यूस होते हैं। क्यों? because of high over voltage, असल में सोडियम आयंस के मुकाबले में H पॉजिटिव आयंस का ओवर वोल्टेज ज्यादा होता है मरकुरी में।
तो सोडियम आयन आसानी से डिस्चार्ज हो जाते हैं बनिस्बत H पॉजिटिव आयंस के, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस का जो ओवर वोल्टेज है या ओवर पोटेंशियल है, यानी जो डिस्चार्ज होने के लिए पोटेंशियल चाहिए वो ज्यादा है। तो सोडियम आयंस का ओवर वोल्टेज कम है और H पॉजिटिव आयंस का ओवर वोल्टेज ज्यादा होता है। जिसका ओवर वोल्टेज ज्यादा होता है वो बाद में डिस्चार्ज होता है, जिसका कम होता है वो पहले डिस्चार्ज होता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए, ये आप कॉपी करें। फिर मैं चौथा पॉइंट आपको लिखाता हूं, तो ये मिटाऊंगा तो फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे। जल्दी से 3 पॉइंट कॉपी कीजिए। हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं मेरिट्स ऑफ कास्टर-गिल्लर प्रोसेस। कास्टर-गिल्लर प्रोसेस के एडवांटेजेस पढ़ा रहे। तो हमें ये पता चला कि कास्टर-गिल्लर प्रोसेस एक बहुत ही रैपिड और एफिशिएंट प्रोसेस है और इससे हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स बेइंतहा हाई प्योरिटी के होते हैं। इसी तरह कास्टर-गिल्लर प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला मरकरी कैथोड रीसैचुरेशन के बाद दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। तीसरी और सबसे अहम बात, H पॉजिटिव आयंस के मुकाबले में Na पॉजिटिव आयंस पहले रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि Na पॉजिटिव आयन का ओवर वोल्टेज कम होता है मरकरी कैथोड पर, यानी मरकरी कैथोड पर सोडियम आयन आसानी से डिस्चार्ज हो सकते हैं बनिस्बत H पॉजिटिव आयंस के। H पॉजिटिव आयन आसानी से डिस्चार्ज हो जाएंगे प्लाटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर, नॉर्मल इलेक्ट्रोड के ऊपर, लेकिन मरकरी कैथोड पर सोडियम आयन पहले से डिस्चार्ज होगा, क्योंकि सोडियम आयन का ओवर वोल्टेज मरकरी के ऊपर कम होता है। तो अब आखिरी पॉइंट आप लिखिए, आखिरी पॉइंट आपको बताते हैं। आखिरी पॉइंट आपको बताते हैं, द पॉसिबल रिएक्शन between NaOH and chlorine is avoided. The possible reaction between NaOH and chlorine is avoided by obtaining them in separate chambers. और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि NaOH और क्लोरीन दोनों बनते हैं कास्टर-गिल्लर प्रोसेस में, लेकिन ये दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में बनते हैं। अगर ये दोनों एक ही कंपार्टमेंट में बनेंगे तो इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो जाएगा और उस रिएक्शन का नाम है ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, जो हम आपको इंशाल्लाह अगली क्लासेस में पढ़ाएंगे। क्योंकि NaOH जो है वो डाइल्यूट है, तो यहाँ पर डाइल्यूट NaOH के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा NaCl और NaOCl, साथ में बच्चों वाटर भी बनेगा। ये एक खास रिएक्शन है और इसे कहते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको पढ़ाएंगे बच्चों इंशाल्लाह अगली क्लास में। फिलहाल आप इसकी बैलेंसिंग देख लें। सोडियम 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 है। तो आपने देखा कि NaOH और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके NaOCl बना लेंगे, जो कि
एज एन इम्प्योरिटी हमारे NaOH में शामिल हो जाएगा। इस तरह हमारा NaOH प्योर नहीं रहेगा। इसी तरह अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH अगर हुआ बिल्कुल, अगर NaOH कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हुआ तो यहाँ NaOCl नहीं बनेगा, फिर यहाँ पर बनेगा NaClO3 प्लस वाटर। फिर हम इसको बैलेंस करेंगे। फिलहाल मैं इसकी बैलेंसिंग आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 6 लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा और यहाँ पर लगेगा 5 और यहाँ लगेगा 3। ये बैलेंसिंग बाद में बताएंगे। ये वाला सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट ये भी इम्प्योरिटी के तौर पर बनेगा, ये भी इम्प्योरिटी के तौर पर बनेगा अगर NaOH कंसंट्रेटेड हुआ। लेकिन बच्चों ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा कास्टर किलर सेल में। क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए कि NaOH और क्लोरीन दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में हासिल होंगे। क्लोरीन अलग चैम्बर में हासिल होगी, NaOH अलग चैम्बर में हासिल होगा। तो इस तरह ये दोनों का रिएक्शन नहीं हो सकेगा। इज इट क्लियर? तो आप इसको कॉपी कीजिए जल्दी से। मैं आपको क्वेश्चन चूंकि बड़ी है तो कुछ हिस्सा नजर आ रहा है आपको, कुछ हिस्सा नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं दिखा रहा हूं आपको। बच्चों इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड और इसका नाम है सोडियम क्लोरेट। ये इम्प्योरिटीज है, ये इम्प्योरिटीज हमारे NaOH को इम्प्योर बना देंगी, इसलिए ये रिएक्शन रोकना जरूरी है। और कास्टर किलर सेल में ये रिएक्शन हम रोक लेते हैं। एल्सा, क्लोरीन तो ऊपर निकल रही है ना बेटा और NaOH नीचे है, तो इनका रिएक्शन नहीं हो पाएगा। और क्लोरीन जो है वो सारी की सारी पहले चैम्बर में निकल चुकी है, बहुत थोड़ी बहुत NaOH वाले चैम्बर में है, तो इनका रिएक्शन नहीं हो सकेगा। गुड क्वेश्चन एल्सा, एल्सा गुड क्वेश्चन, शाबाश, नाइस। इट मीन्स समझ के पढ़ रही हो, वेरी गुड। और अब बच्चों मैं इसके आपको पढ़ाऊंगा डीमेरिट्स। कास्टर किलर प्रोसेस के अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस। बच्चों दो डीमेरिट्स है। पहला डीमेरिट बच्चों ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। इसलिए बच्चों सारी दुनिया में इसका इस्तेमाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था और अब तो सूरत हाल ये है कि कास्टर किलर प्रोसेस कहीं यूज ही नहीं होता किसी भी दुनिया में, किसी भी जगह पर। इसको सब लोगों ने जो है वो छोड़ दिया है इस प्रोसेस को, बिकॉज ये बहुत महंगा प्रोसेस है, जबकि इंडस्ट्री में सस्ता प्रोसेस यूज किया जाता है। और दूसरा इसका बच्चों नुकसान है, उसका क्या कहें, पॉल्यूशन ऑफ फूड चेन, पॉल्यूशन ऑफ फूड चेन। बच्चों किस तरह से फूड चेन पॉल्यूट होती है, किस तरह से फूड चेन पॉल्यूट होती है, खराब होती है, वो सुनिए। बच्चों जैसा कि आपको बताया मर्क्यूरी जो है वो सेल में हम यूज करते हैं और हमारे स्ट्रिक्ट कंट्रोल के बावजूद, हमारे स्टिल कंट्रोल के बावजूद बहुत सारा मर्क्यूरी फैक्ट्री की चिमनी से
बाहर निकल जाता है और इंडस्ट्री के वेस्ट में समंदर में चला जाता है। इस तरह बहुत सारा मरकुरी जो है वो जो कि समंदर में चला जाता है, उससे पूरी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। वो इस तरीके से कि वो मरक्यूरी एक्वेटिक एनिमल्स खाते हैं, यानी मछलियां खाती हैं, झींगे खाते हैं, और जब वो एक्वेटिक एनिमल्स यानी फिशेस और झींगे प्रॉन्स हम लोग खाते हैं, इंसान खाते हैं, तो वो सारा मरक्यूरी जो उनके जिस्म में होता है वो सारा इंसानों में मुंतकिल हो जाता है। इस तरह पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। इस अमल को कहते हैं पोल्यूशन ऑफ फूड चेन। क्या कहते हैं? पोल्यूशन ऑफ फूड चेन। So these are two demerits of Caster-Killer process. It is expensive process, consumes large amount of electric current, and it pollutes the food chain. In spite of strict control, some mercury vapors are leaked into the seawater where it is consumed by aquatic animals, which are then eaten by animals, thereby contaminating the whole food chain. So इस प्रोसेस को अब खत्म कर दिया है सारी दुनिया में, और इसकी जगह एक नया प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है, और उसका नाम है गिब्स डायफ्राम प्रोसेस। ये नया प्रोसेस जो है वो अब कास्टर किलर सेल की जगह यूज किया जा रहा है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का पहला टॉपिक जो यहाँ पर खत्म हुआ। तो आपको हमने मेरिट्स भी पढ़ा दी और डीमेरिट्स भी पढ़ा दी। अब हम NaOH का दूसरा तैयारी का मेथड आपको पढ़ाएंगे, तो आप ये जल्दी से कॉपी कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। और ये हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, टॉपिक नंबर आई थिंक इट इज 7 टॉपिक, मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा। हम चाहे तो इसकी जगह क्लोरीन भी बना सकते हैं इस प्रोसेस से। मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा और क्लोरीन बाय नेल्सन cell process. It is also called diaphragm cell process. तो बच्चों, NaOH बनाने का ये दूसरा तरीका है सनती पैमाने पर। हम NaOH के साथ क्लोरीन भी इस प्रोसेस में हासिल करते हैं। सो ये प्रोसेस क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग का भी एक तरीका है। तो बच्चों, इस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो वही है जो कल हमने यूज किया। तो रॉ मटेरियल इज ब्राइन। ब्राइन कैसा लेना है? 25% W/W aqueous concentrated NaCl solution। नमक का बहुत ही गाढ़ा सा सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा। कॉपी करें जल्दी से। और बच्चों, फिर उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल। साइड हेडिंग लगेगी बेसिक प्रिंसिपल।
किस उसूल के ऊपर नेल्सन सेल काम कर रहा है। जो बेसिक प्रिंसिपल वही है जो कल आपको पढ़ाया था, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन in diaphragm cell, also called Nelson cell, using perforated steel cathode। इस पे जो कैथोड इस्तेमाल करेंगे वो परफोरेशन वाला होगा, उसमें पोर्स होंगी बारीक बारीक। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। हमने ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है जैसे कल करी थी, लेकिन कल हमने जब ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करी थी तो हमने मूविंग मर्क्यूरी कैथोड इस्तेमाल किया था, और आज जब हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे परफोरेटेड स्टील कैथोड। स्टील का बना हुआ परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैं बताता हूं क्या बनेगा जनाब। व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट्स, what are the main product? The main product of this process is NaOH। NaOH हमारा मेन प्रोडक्ट है जनाब। और साइड प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? बाय प्रोडक्ट्स दो बनेंगे। एक हमारा बाय प्रोडक्ट बनेगी क्लोरीन गैस, और दूसरा बाय प्रोडक्ट बनेगा हमारा हाइड्रोजन गैस। कॉपी कर लीजिए। तो तीन प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे कल बने थे ऐसे आज बनेंगे, बट थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन डिफरेंट होंगे। और अब आप इसका मेन रिएक्शन देख लीजिए क्या होगा, किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस होगी। मेन रिएक्शन कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन। जब हम बच्चों नमक के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो बच्चों तीन चीजें बनेंगी, NaOH, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। बैलेंस करने के लिए बच्चों हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कल की तरह। 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 1 2। लेकिन बच्चों जिसके नीचे 2 होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ये आपको मालूम है। ऐसी इक्वेशन को हम इवन ऑड इक्वेशन कहते हैं, जिसमें हम डाइटोमिक मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो तीन प्रोडक्ट आपके सामने बने हुए हैं। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे नेल्सन सेल का स्ट्रक्चर। ये मैं बता रहा हूं, और अब आप हेडिंग लगा लें, स्ट्रक्चर ऑफ नेल्सन सेल। स्ट्रक्चर ऑफ नेल्सन सेल। तो बच्चों स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, यहां पर आप लोग मेरे साथ देखिए और इस स्ट्रक्चर को समझिए। बहुत ही आसान सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यू शेप्ड स्टील के कैथोड पर मुश्तमिल है। ये देखिए, ये यू ट्यूब आपको नजर आ रही होगी। मैं यू ट्यूब बना रहा हूँ।
यू शेप ट्यूब है, बिल्कुल यू की शक्ल की। ये यू की शक्ल की जो ट्यूब है, इसमें बारीक बारीक सुराख है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको बना के। ये कैथोड है, ये है जनाब यू ट्यूब, इसमें बारीक बारीक सुराख है। ये स्टील की बनी हुई है और इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। ये बारीक बारीक सुराख है इसमें। इसको कहते हैं परफोरेटेड स्टील कैथोड, परफोरेटेड स्टील कैथोड। इसके अंदर की तरफ एक बारीक सी लाइनिंग है जो कि एस्बेस्टोस नामी केमिकल की बनी हुई है। एस्बेस्टोस कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक मिनरल है। ये पोरस होता है। ये देखिए, ये लाल रंग की मैंने लाइनिंग आपको दिखाई है, इसको कहते हैं डायफ्राम, दीवार। ये दीवार कैथोड और एनोड के बीच में है। कैथोड तो मैंने बना दिया है, एनोड में अभी बना रहा हूं। ये देखिए जरा, ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया कैथोड और डायफ्राम। अब बीच में हम बनाएंगे दीवार। ये दीवार हम बना रहे हैं आपके सामने, ये दीवार बना रहे हैं आपके सामने। पहले दीवार बनाने से पहले हमें यहाँ पर एक, ये दीवार हम बना रहे हैं, दीवार बना दी हमने, ये ऊपर से हमने बंद कर दिया यूट्यूब को। अब यहाँ से एक चीज अंदर आ रही है जो कि कार्बन का एनोड है। ये देखिए, ये कार्बन का एनोड है, काले रंग का जो मैंने बनाया है। ये देखिए, बिल्कुल बीच में काले रंग का एनोड ग्रेफाइट का बना हुआ है, कार्बन का ग्रेफाइट का बना हुआ है। तो देखिए, ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, और उसके बीच में ये दीवार है लाल रंग की, इसको कहते हैं डायफ्राम। अब ये पूरी की पूरी जो ट्यूब है, ये एक आयरन के स्टैंड में हैंग है। ये आयरन के स्टैंड में हैंग है, स्टील के स्टैंड में हैंग है। ये मैं हरे रंग से दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा स्टील टैंक आपको दिखा रहा हूं हरे रंग से। ये स्टील टैंक। अब इसके अंदर बहुत सारे इनलेट्स हैं, आउटलेट्स हैं, वो आपको दिखाऊंगा मैं। वो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर यूट्यूब में एक अंदर आने का रास्ता है। ये देखिए, ये एक अंदर आने का रास्ता है। अंदर आने के रास्ते को कहते हैं इनलेट। यहाँ से कुछ अंदर आएगा, सेल में अंदर डालेंगे। क्या डालेंगे वो मैं बताता हूँ अभी आपको। इसी तरीके से एक रास्ता यहाँ पर और है जो कि बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा वो मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले बाहर निकलने का रास्ता दिखा दूं। इसको कहेंगे आउटलेट। आउटलेट
में एरो बाहर की तरफ होगा, इनलेट में एरो अंदर की तरफ होगा, और यहाँ पर भी जहाँ बाहर की तरफ सेल के बाहर एक आउटलेट है। ये भी एक आउटलेट है। देखिए ये आपके सामने खूबसूरत सेल बन रहा है। एक आउटलेट यहां पर है, एक आउटलेट यहां पर है, और इस यू ट्यूब के नीचे एक बर्तन है, एक बर्तन रखा हुआ है जिसपे कुछ कलेक्ट होगा। ये देखिए यहां से NaOH आएगा जो नीचे कलेक्ट होगा। ये NaOH कलेक्ट होगा यहाँ से, और ये NaOH फिर यहां से हम बाहर निकाल लेंगे इस पाइप के जरिए। अब मैं आपको इसकी पूरी लेबलिंग पढ़ाता हूं। मेरा काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है। ये देखिएगा ये ग्रेफाइट एनोड डिप्ड है ब्राइन में, यहां से ब्राइन आएगा जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या बनेगा? सबसे ऊपर जो आउटलेट है इसका नाम बनेगा ब्राइन इनलेट। ये ब्राइन अंदर आने का रास्ता है। ये है जनाब लाल वाला जो है डायफ्राम, ये क्या है? स्टील कैथोड। और ये हरे रंग का क्या है? स्टील टैंक। तो बारी बारी इनको नाम दे देंगे। आउटर स्टील टैंक, दिस इज स्टील परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड, ये कैथोड है। अगर ये कैथोड है तो हमें इसको फिर तार के जरिए नेगेटिव टर्मिनल से जोड़कर दिखाना होगा, जो हमने तार के जरिए जोड़ दिया। ये जो लाल रंग का नजर आ रहा है ये क्या है? ये है डायफ्राम। ये आयरन का बना हुआ है, आयरन गॉज डायफ्राम। ये क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन। और बीच में ये काले रंग का क्या है? ग्रेफाइट का एनोड। ग्रेफाइट का एनोड। अगर ये एनोड है तो हमें इसे बैटरी से कनेक्ट करना होगा। तार के जरिए हम इसको पॉजिटिव सिरे से बैटरी के जोड़ के दिखा देंगे। इस तरह ये कनेक्शन सारे मुकम्मल हो गए। यहां से बच्चों ये इनलेट है, यहां से हम स्टीम एंटर करेंगे, इसको कहेंगे स्टीम इनलेट। असल में जब ये प्रोसेस होगा तो ये जो सुराख है कैथोड के ये भर जाएंगे, यानी फिलअप हो जाएंगे। तो हम स्टीम दाखिल करेंगे तो स्टीम से ये सुराख दोबारा से खुल जाएंगे। ये जो नीचे बर्तन नजर आ रहा है इसका नाम है कैच बेसिन, जिसमें हम NaOH को कलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे दो इनलेट्स और आउटलेट्स आपको नजर आ रही है। जो ऊपर वाली आउटलेट है उसका नाम है क्लोरीन आउटलेट, और जो नीचे वाली आउटलेट है उसका नाम है हाइड्रोजन आउटलेट। तो बच्चों क्लोरीन यहां पर बनेगी एनोड पर, और हाइड्रोजन आयन कैथोड पर बनेंगे। तो यहाँ पे पहले डिस्चार्ज कौन होगा? यहाँ पे पहले डिस्चार्ज कौन होगा? H पॉजिटिव। ये मैं आपको दिखाता हूं ब्राइन के आयन, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये Na पॉजिटिव कैथोड पर मूव, ये Cl नेगेटिव एनोड पर मूव करेगा, एनाइन एनोड पर मूव करेगा, कैटाइन कैथोड पर मूव करेगा। लेकिन Na पॉजिटिव यहाँ पर मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो आयन्स और भी हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव पहले मूव नहीं करेगा,
बल्कि H पॉजिटिव पहले मूव करेगा, क्योंकि H पॉजिटिव का ओवर पोटेंशियल कम है, यानी H पॉजिटिव में रिड्यूस होने की ज्यादा सलाहियत है। तो बच्चों यहीं पर हमारा काम आज का जो है वो हो जाएगा। आप पहले इसको कॉपी कर लें। ये NaOH बनाने का नेल्सन सेल है, इसकी वर्किंग आपको कल पढ़ाएंगे। तो जल्दी से कॉपी कर लें इसे, और कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। तो बच्चों जल्दी से ये स्ट्रक्चर की समरी मैं आपको बता रहा हूं, आप गौर से सुन लीजिए। Nelson cell consists of outer steel tank. There is a U-shaped perforated cathode suspended in the steel tank, having centrally placed graphite anode. In between cathode and anode, there is an iron gauze diaphragm which separates the cathode from anode. There are various inlets and outlets present in the cell. There is a catch basin beneath the U-tube, U-shaped cathode for collecting NaOH. Chlorine is liberated at anode and hydrogen is liberated at cathode. तो बच्चों ये इसकी वर्किंग जो है वो हम आपको कल कराएंगे। तो यहीं तक आज की हमारी क्लास होगी। टाइम ओवर हो गया है, 1 मिनट बाकी है। कोई सवाल आपने पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन प्लीज। तो बच्चों मेरी तरफ से आपको एक दफा फिर जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। खूब धूमधाम से जश्न आज़ादी बनाइए और आज़ादी की कदर कीजिए। ये आज़ादी बहुत ही कुर्बानियों के बाद हमारे बुजुर्गों ने हासिल की है। तो वेलकम। कल ऑफ है बेटा, कल ऑफ है, ठीक है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।